आणविक शक्ति एटॉमिक पावर। आणविक शक्ति के दो प्रमुख स्रोत हैं, यूरेनियम तथा थोरियम। ये दोनों धातु क्रमशः पिच ब्लेंड या यूरेनियम और मोनाजाइट अयस्कों से मिलती है। यूरेनियम का जमाव दो प्रकार से होता है। पहला, एक ऐसी शिरा से जिसमें अधिकांशतः पिच ब्लेंड रहता है, इसके 1% से 4% यूरेनियम पाया जाता है। दूसरा है स्थानांतरण जमाव से, जो बलुआ एवं कंग्लोमरेट चट्टानों से संबंधित है। 1 किलोग्राम यूरेनियम में 27,000 टन कोयले के बराबर ऊर्जा पैदा करने की क्षमता है। विश्व के 11% ऊर्जा परमाणु संसाधनों से प्राप्त होती है। दूसरा है नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। ऊर्जा उत्पादन का ऐसा स्रोत जिसका उपयोग बार बार एवं शाश्वत रूप में किया जा सकता है एवं जिससे प्रदूषण जैसी समस्या भी उत्पन्न नहीं होती है, उसे नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कहते हैं। वर्तमान में ऊर्जा की बढ़ती मांग एवं पर्यावरण प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग जैसे समस्या के समाधान हेतु ऐसे वैकल्पिक ऊर्जा संसाधन का विशेष महत्व है। इसके अंतर्गत पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा आदि शामिल हैं। भारत की उत्सर्जन अल्पीकरण रणनीति में अक्षय ऊर्जा की क्षमता को वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें है पहला, जल विद्युत ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसे श्वेत कोयला भी कहा जाता है क्योंकि इसके कारण पर्यावरण प्रदूषण नहीं होता। किसी स्थान पर जल विद्युत उत्पादन के लिए निम्न आवश्यक दशाएं उपलब्ध होनी चाहिए। पहला, जल का वेग एवं आयतन अधिक होना। दूसरा, जल का ऊंचाई से गिरना। तीसरा, बाजार मांग क्षेत्र की समीपता। चौथा, परिवहन के साधनों की उपलब्धता। पाँचवा, ऊर्जा के अन्य स्रोतों की अनुपलब्धता। छठा, सदावाहिनी नदियाँ। सातवां, तीव्र ढाल। आठवां, उचित प्रौद्योगिकी। और नौवां, पूंजी की उपलब्धता। हमने जैसे जल विद्युत ऊर्जा देखा, वैसे ही पवन ऊर्जा को पढ़ेंगे, वाइंड एनर्जी। विश्व मौसम विज्ञान संस्थान वर्ल्ड WMO ने यह अनुमान लगाया है कि यदि वायु का सही उपयोग किया जाए तो अभी विश्व के उत्पादित हो रही बिजली के 13 गुना अधिक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। इसके अंतर्गत पवन मिलों द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है। सर्वप्रथम नीदरलैंड में पवन मिल लगाई गई थी। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में देश के 90% से अधिक पवन ऊर्जा फार्म लगे हैं। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा है। इसका विकास उन स्थानों में ही होता है जिन स्थानों में अपरिवर्ती एवं मध्य वायु हमेशा चलती हो, 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश पर। इस ऊर्जा को शांत समय में संचित नहीं रखा जा सकता। सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी। सूर्य ऊर्जा का सर्वाधिक व्यापक एवं अपरिमित स्रोत है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जा सकती है। इसके लिए कई सेलों को सौर पैनलों में प्रकाश व तापन के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। धूप की प्रचुरता वाले उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा अत्यंत उपयोगी है। इस ऊर्जा का उपयोग सोलर कुकर, सौर तापक, सौर ड्रायर के साथ सौर लाइट में किया जाता है। चौथा है ज्वारीय ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। समुद्र में उत्पन्न ज्वार से पैदा हुई ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन मुख्य रूप से फ्रांस, रूस और भारत में किया गया है। विश्व का पहला ज्वारीय स्टेशन फ्रांस में बनाया गया है। इसके विकास में प्रमुख बाधा यह है कि यह ऊर्जा स्रोत अवस्थित नियत है, मतलब डिटरमाइंड लोकेशन है। इसकी तकनीकी पूर्ण विकसित नहीं है और ज्वालामुख क्षेत्रों में यह परिस्थितिक असंतुलन पैदा कर सकती है। सागर तरंगीय ऊर्जा। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सागर तरंगीय ऊर्जा वेव एनर्जी द्वारा बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने लायक बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।
सागरीय तरंग से ऊर्जा एक यंत्र द्वारा उत्पन्न की जा सकती है। एफ सागर तापीय प्रवणता ऊर्जा, ओशियन थर्मल ग्रेडियंट एनर्जी। समुद्र जल की सतह पर ताप अधिक रहता है, जबकि 100 मीटर गहरे जल में ताप कम रहता है। इस तापांतर से जो ऊर्जा पैदा की जाती है उसे सागर तापीय प्रवणता ऊर्जा कहते हैं। जी, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। यह निश्चित स्थान अथवा सेल संरचना के आधार पर नियत ऊर्जा स्रोत है। इसका संचरण खर्चीला है एवं इस ऊर्जा का उपयोग इच्छानुसार नहीं किया जा सकता। एच, जैव ऊर्जा, बायो एनर्जी। जैव ऊर्जा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पौधों अथवा कार्बनिक पदार्थों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। विभिन्न पौधों से एथेनॉल का उत्पादन करके उनका उपयोग डीजल, नैफ्था तथा गैसोलीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जैव ऊर्जा का उत्पादन अधिकतर विकासशील देशों में किया जा रहा है, जिसमें है बायोमास ऊर्जा। इसके अंतर्गत जीवित या हाल में मृत पौधे, जंतु आदि आते हैं। इसका उपयोग नवीनीकरण विद्युत तथा थर्मल ऊर्जा के लिए किया जाता है। बायोमास ऊर्जा से तात्पर्य उन फसलों, अपशिष्टों एवं अन्य जैविक पदार्थों से है जिनका उपयोग ऊर्जा उत्पादन तथा जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जैव विद्युत एवं जैव ईंधन पर्यावरणीय रूप में हितैषी है। जैव विद्युत का उत्पादन शुष्क बायोमास के दहन द्वारा या नियंत्रित अनाक्षी अपघटन द्वारा प्राप्त बायोगैस से किया जा सकता है। दूसरा एच, जो हमने जैव ऊर्जा पढ़ा, उसके बाद है जे, हाइड्रोजन ऊर्जा, हाइड्रोजन एनर्जी। हाइड्रोजन ईंधन पर्यावरण के सर्वाधिक अनुकूल है। इसके लिए इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसका उपयोग परिवहन तथा विद्युत उत्पादन के लिए किया जा सकता है। हाइड्रोजन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली तत्वों में तीसरे स्थान पर है। यह वातावरण में प्राकृतिक रूप में नहीं पाया जाता है। वास्तव में हाइड्रोजन ऊर्जा का स्रोत न होकर एक माध्यम है जो ऊर्जा का परिवहन करता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर जल का निर्माण होता है। के, ईंधन सेल, फ्यूल सेल। यह विद्युत रासायनिक यंत्र है जो हाइड्रोजन की रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग कर स्वच्छता एवं सक्षमतापूर्वक विद्युत का उत्पादन करता है। अगर ईंधन सेल में हाइड्रोजन ईंधन का प्रयोग किया जाता है तो यह हाइड्रोजन ईंधन सेल कहलाता है। प्राकृतिक एवं ऊर्जा संसाधनों का दोहन। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन पृथ्वी पर बचे हुए संसाधनों की घटती हुई मात्रा को दर्शाता है। ऐसा तब होता है जब हम संसाधनों का नवीनीकरण होने की तुलना से अधिक तेज़ी से इनका उपयोग करते हैं। यह समस्या औद्योगिक क्रांति के समय से प्रारंभ हुई है और आज तक निरंतर बनी हुई है। जैसे जैसे हमारी संस्कृति उन्नत होती गई, वैसे वैसे मनुष्य द्वारा नई नई वस्तुओं का आविष्कार होता गया, जिसके कारण कच्चे माल की मांग में काफ़ी वृद्धि हुई। समस्या यह है कि हम इन संसाधनों की हानि को जाने बिना इसका अत्यधिक तेज़ी से उपभोग करते जा रहे हैं। यदि हमारी यही प्रवृत्ति जारी रही तो जल्द ही हमें कई पदार्थों जैसे जीवाश्म ईंधन और अन्य संसाधनों के बिना जीना पड़ सकता है। बढ़ती आबादी के साथ देश में प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है, जिसके परिणाम संसाधनों में कमी आ रही है। अतः प्राकृतिक संसाधनों में जो रही कमी की समस्या वास्तव में बहुत गंभीर है। मतलब अंततः प्राकृतिक संसाधनों में हो रही कमी की समस्या वास्तव में बहुत गंभीर है। जनसंख्या में वृद्धि और जीवन की सभी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए इन संसाधनों का अत्यधिक उपभोग इन संसाधनों की कमी का प्रमुख कारण बन रहा है। वनों की कटाई, अधिक खपत और संसाधनों की बर्बादी जैसे गतिविधियाँ इस प्रकार की समस्याओं को बढ़ावा देती हैं। अगर इन समस्याओं पर जल्द ध्यान नहीं दिया तो ये पृथ्वी ग्रह के मानव अस्तित्व और पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाल सकती हैं। इसके लिए सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जैसे संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग पर बल दिया जाना चाहिए। हमें सतत विकास की अवधारणा को अपनाना चाहिए। हमें संसाधनों का इस प्रकार उपयोग करना चाहिए कि ये वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहें। प्राकृतिक जोखिम और आपदाएं।
प्राकृतिक आपदाएं प्रायः अनापेक्षित घटनाएं होती हैं और ये ऐसी ताकतों का द्वारा घटित होती हैं जो मानव के नियंत्रण में नहीं होती हैं। ये थोड़े समय में और बिना चेतावनी के घटित होती हैं, जिससे मानव जीवन व संपत्ति का नुकसान होता है। विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं का विवरण निम्न प्रकार है। अर्थक्वेक, भूकंप। भूकंप का तात्पर्य भूपटलीय कंपन से है, जो मूलतः सेलों में उत्पन्न स्थिरता का परिणाम होता है। यह स्थिरता पृथ्वी की ऊपरी सतह में विवर्तनिक गतिविधियों से निकली ऊर्जा से पैदा होती है। इनकी तुलना में ज्वालामुखी विस्फोट, भूस्खलन, चट्टान गिरने, जमीन में अवतरण इत्यादि से आने वाला भूकंप कम क्षेत्र को प्रभावित करता है। भूकंपीय आपदा निवारण के उपाय। पहला, सर्वप्रथम भूकंप संभावित क्षेत्रों का सुभेद्यता मानचित्र तैयार करना और संभावित जोखिम की सूचना लोगों तक पहुंचाना। दूसरा, भूकंप नियंत्रण केंद्रों की स्थापना करना, जिससे भूकंप संभावित क्षेत्रों में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाई जा सकें। तीसरा, भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऊंची इमारतों, बड़ी औद्योगिक संस्था और शहरीकरण को बढ़ावा न देना। अग्रिम चेतावनी द्वारा सघन क्षेत्रों को खाली कराया जा सकता है तथा यातायात, संचार एवं शक्ति प्रणालियों को बंद किया जा सकता है। भूकंप के कारण होने वाली क्षति के भौगोलिक विस्तार का रियल टाइम मूल्यांकन होना चाहिए ताकि सीधा बचाव एवं राहत कार्यवाही की जा सके। भूकंप जोखिम के न्यूनीकरण की राष्ट्रीय परियोजना, इसका गठन वर्ष 2005 में हुआ था। यह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देश पर काम करती है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के दिशा निर्देश पर काम करती है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं। पहला, संरचनात्मक तथा गैर संरचनात्मक सुधार। दूसरा, विस्तृत परियोजनाओं का निर्माण, जिससे भूकंप प्रभावित क्षेत्रों को सुरक्षित किया जा सके। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 4 प्रमुख बिंदु होते हैं। पहला, प्रौद्योगिकी। दूसरा, अधोसंरचना या सशक्तिकरण। तीसरा, क्षमता निर्माण क्षतिपूर्ति के लिए। और चौथा है जन जागरण एवं शिक्षा। अब हम देखेंगे सुनामी। सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जो शू तथा नामी से बना हुआ है। शू मतलब हार्बर एंड नामिक मतलब वेव। भूकंप व ज्वालामुखी से महासागरीय धरातल में हलचल पैदा होती है और महासागरीय जल का विस्थापन होता है। परिणाम स्वरूप ऊर्ध्वाधर ऊंची तरंगें पैदा होती हैं, जिन्हें सुनामी या भूकंपीय समुद्री लहरें कहा जाता है। सामान्यतः सूर्य में सिर्फ एक ऊर्ध्वाधर तरंग पैदा ही होती है, परंतु कालांतर में जल तरंगों की एक श्रृंखला बन जाती है। क्योंकि प्रारंभिक तरंग की ऊंचे शिखर और निचली गर्त के बीच जल अपना स्तर बनाए रखने की कोशिश करता है। महासागर में जल तरंग की गति जल की गहराई पर निर्भर करती है। इसकी गति उथले समुद्र में ज़्यादा और गहरे समुद्र में कम होती है। परिणाम स्वरूप महासागरों में अंदरूनी भाग इसके कम प्रभावित होते हैं। तटीय क्षेत्रों में ये तरंगें ज़्यादा प्रभावी होती हैं और व्यापक नुकसान पहुंचाती हैं। इसलिए समुद्र में जलपोत पर सुनामी का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। सुनामी का प्रबंधन। सुनामी को रोका नहीं जा सकता, परंतु इसके बचाव के लिए कुछ नियंत्रक उपाय किए जा सकते हैं। वर्तमान में वैश्विक स्तर पर सुनामी के लिए निम्नलिखित नियंत्रक उपाय किए जा रहे हैं। पहला, सुनामी से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए लैंड यूज जोनिंग का रास्ता अपनाया जा रहा है, जैसे जापान और हवाई द्वीप में ब्रेक वाटर का निर्माण, सागरीय दीवार का निर्माण कर सुनामी की ऊंची लहरों को आवासीय क्षेत्रों में आने से रोका जा सकता है। तीसरा, भवन निर्माण में डिजाइन में परिवर्तन कर सुनामी के प्रभावों से बचाया जा सकता है, जैसे ऊंचे खंभे पर भवनों का निर्माण। चौथा, मैंग्रोव वनस्पति जैसे लवणोद्भिद पौधे सागरीय तटरेखा को सुरक्षित रखते हैं, अतः ऐसी वनस्पतियों को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित किया जाना चाहिए। और भारत में सुनामी सूचना तंत्र के संबंधित इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम की स्थापना अक्टूबर 2007 में हैदराबाद में की गई।
ज्वालामुखी वोल्केनोस ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर स्थित ऐसी दरार या मुख होता है जिससे पृथ्वी के भीतर गर्म लावा, गैस, राख आदि बाहर आते हैं। प्रमुख वस्तुतः यह पृथ्वी की ऊपरी परत में एक विभंग होता है जिसके द्वारा अंदर के पदार्थ बाहर निकलते हैं। ज्वालामुखी द्वारा निस्सृत इन पदार्थों के जमा हो जाने से निर्मित शंक्वाकार स्थल रूप को ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ज्वालामुखी का संबंध प्लेट विवर्तनिकी से है। ज्वालामुखी के प्रकार। ज्वालामुखी विस्फोट की आवृत्ति के आधार पर इसे निम्न वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। इस प्रकार के ज्वालामुखी से बहुधा उद्गार होते रहते हैं। इटली का एटना व स्ट्रोम्बोली सक्रिय ज्वालामुखी हैं। दूसरा है प्रशुद्ध ज्वालामुखी। ऐसे ज्वालामुखी से कुछ समय की सुषुप्ति के पश्चात पुनः उद्गार होते रहते हैं। इटली का विसुवियस इसी प्रकार का ज्वालामुखी है। और तीसरा है मृत ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ अवधि तक कोई उद्गार नहीं होते हैं। ईरान का कोहे सुल्तान इस प्रकार का ज्वालामुखी का उदाहरण है। अब हम पढ़ेंगे चक्रवात, साइक्लोन्स। चक्रवात एक ऐसा बंद परितंत्र है जिसका तरल पदार्थ पृथ्वी के समान एक ही दिशा में चक्कर लगाता है। इसमें आमतौर पर हवा सर्पिल आकार में घूमती है, अर्थात चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र हैं जिनके चारों ओर तीव्र गति वाली हवाएं चलती हैं। चक्रवात में वायु केंद्र की ओर उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में संचरण करती है, जबकि प्रति चक्रवात के केंद्र में उच्च वायुदाब एवं वायु का बाह्य प्रभाव होता है। प्रति चक्रवात में वायु की दिशा उत्तरी गोलार्ध से घड़ी की सुई की दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध से घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है। चक्रवात के प्रकार। पहला है शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं। इनकी उत्पत्ति का कारण ध्रुवीय वाताग्र है, जहाँ पर दो विपरीत स्वभाव वाली पवनें मिलती हैं। यह शीतकाल एवं ग्रीष्मकाल दोनों में बनते हैं। दूसरा है उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय महासागरों, सामान्यतः 5 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के मध्य दोनों गोलार्ध में उत्पन्न होने वाले निम्न दाब केंद्र जिसके चारों ओर तीव्र गति वाली हवाएं चलती हैं, उन्हें उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। चक्रवात का प्रबंधन। अधिकतर चक्रवात क्षति, तेज पवनों, मूसलाधार वर्षा और समुद्र में उठने वाली ऊंची तूफानें, ज्वारीय लहरों के द्वारा होती हैं। पवनों की तुलना में चक्रवाती वर्षा के कारण आई बाढ़ अधिक विनाशकारी होती है। इसके प्रभाव को निम्न तरीके से कम किया जा सकता है। चक्रवात के संगम में आगामी सूचना का प्रावधान होना चाहिए, जिससे तुरंत कार्रवाई की जा सके और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। उपग्रह से प्राप्त चित्रों तथा कंप्यूटर द्वारा बनाए गए मॉडलों की सहायता से चक्रवात की तीव्रता, दिशा तथा उसके पथ के संबंध में काफ़ी हद तक सही भविष्यवाणी की जा सकती है। सुरक्षा के आश्रय स्थलों, तटबंधों, जलाशयों आदि के निर्माण में चक्रवातों के प्रभाव से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण से चक्रवात के प्रभाव को कम करने में मदद मिलती है। उच्च संभावना वाले महीनों में आश्रय स्थलों का निर्माण इत्यादि। पांचवा है बाढ़, फ्लूड। नदी, झील या सागर में उत्थान के कारण भूमि के अस्थायी तौर पर जल से भर जाने अथवा भूमि पर जल के चारों तरफ फैल जाने को बाढ़ कहते हैं। इसकी उत्पत्ति अतिवृष्टि, हिमद्रवण, उच्च ज्वार, बांध टूटने आदि कारणों से हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार बाढ़ जलाधिक्य की परिस्थिति है जिसमें नदियों की आयतन क्षमता में अधिक जल का प्रवाह होने के कारण तटबंधों के टूटने से कृषि भूमि एवं रिहायशी क्षेत्र जलमग्न हो रहते हैं। बाढ़ों के नियंत्रण के उपाय। वर्तमान में बाढ़ नियंत्रण उपाय अंतर्गत प्रमुख बल संरचनात्मक और गैर संरचनात्मक उपाय पर बल दिया जा रहा है। गैर संरचनात्मक उपायों के अंतर्गत बाढ़ की आशंका वाले क्षेत्रों का निर्धारण, बाढ़ पूर्वानुमान व बाढ़ से सुरक्षा के उपायों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, जिसके अनुसार
जिससे नुकसान को कम करने, लोगों को राहत पहुंचाने में मदद मिल सकती है। इंडियन नेशनल कमेटी ऑफ इरिगेशन एंड ड्रेनेज (INCID) के अनुसार सिर्फ संरचनात्मक उपायों से बाढ़ पर पूर्व नियंत्रण संभव नहीं है, अतः उनसे फ्लड प्लेन जोन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की है और बताया कि यहाँ किसी भी विकास गतिविधि से पूर्व बाढ़ विशेषज्ञों की अनुमति लेना अनिवार्य किया जाना चाहिए। वर्तमान में सभी बाढ़ग्रस्त नदियों के लिए मास्टर प्लान बनाने जा रहे हैं। भारतीय सुदूर संवेदन इंडियन रिमोट सेंसिंग IRS जैसी उपग्रह प्रणालियों से बाढ़ की भविष्यवाणी में बेहतर मदद मिल रही है। नवीनतम उपग्रह ओशनसेट एवं मेडसेट से आने के बाद बाढ़ पूर्वानुमान की परिशुद्धता बढ़ने की संभावना है। एक सुनियोजित भूमि उपयोग की नीति बनानी चाहिए ताकि नदी के प्राकृतिक प्रवाह मार्ग में बाधा उत्पन्न न हो। नदी वाहिकाओं रिवर ड्रेनेज के किनारे बसे लोगों को कहीं और बसाया जाए तथा वनीकरण फॉरेस्टाइजेशन को बढ़ावा दिया जाए और आमतौर पर बाढ़ वाले नदियों के जल ग्रहण क्षेत्रों में न्यूनीकरण डिफॉरेस्टाइजेशन पर नियंत्रण और निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाया जाए। वाटर फुटप्रिंट पर्यावरण के प्रति जागरूकता और उसे बचाने के प्रयासों के मध्य पर्यावरणीय क्षति को मानवीय स्तर पर जानने के लिए मनुष्य प्रयासरत है। मानवीय गतिविधियों की संलग्नता के अनुसार प्रति मानव पानी की खपत का पता लगाने के लिए वाटर फुटप्रिंट की अवधारणा अस्तित्व में आई। छठवां है सूखा। जब लंबे समय तक कम वर्षा, अत्यधिक वाष्पीकरण और जलाशयों तथा भूमिगत जल के अत्यधिक प्रयोग से भूतल पर जल की कमी की स्थिति को सूखा कहते हैं, या अन्य शब्दों में कह सकते हैं कि सूखे से तात्पर्य जलाभाव की परिस्थिति से है, जिससे मृदा जल एवं पेयजल की कमी के कारण कृषि, मानव जीवन एवं जीव जंतुओं के बीच जीवन पर दुष्प्रभाव पड़ता है। सामान्यतया अनिश्चित व कम वर्षा के क्षेत्रों में वर्षा की विचलनशीलता अधिक होती है और यही क्षेत्र सूखा या सूखाग्रस्त क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार किसी क्षेत्र में सामान्य से 25% कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति पैदा हो जाती है। 25 से 50% वर्षा की कमी पर मध्यम और 50 से अधिक वर्षा की कमी पर भयंकर सूखा उत्पन्न होता है। सूखे का प्रबंधन दो प्रकार से किया जा सकता है। सूखे के लिए उत्तरदायी कारकों पर नियंत्रण, दूसरा सूखे से प्रभावित लोगों को सहायता देना और पुनर्वासित करना। सूखे से निपटने का व्यवस्थित सरकारी हस्तक्षेप दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान शुरू हुआ, जबकि शुष्क खेती परियोजनाएं शुरू की गईं। वर्ष 1970-71 के दौरान ग्रामीण कार्यक्रम RWP शुरू किया गया था और इस कार्यक्रम का उद्देश्य था कि जहां कहीं सूखे पड़े वहां सूखे की गंभीरता को कम करने के लिए तैयारी की गई परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाए और सूखा प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार प्रदान किया जाए। सातवां है मेघ विस्फोट, क्लाउड बर्स्ट। मौसम विभाग के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार यदि किसी स्थान पर लगातार 1 घंटे तक 10 सेंटीमीटर की दर से वर्षा होती है तो इसे बादल फटने की संज्ञा दी जाती है। इसकी विशेषता यह है कि यह वर्षा एक विशेष क्षेत्र में मौजूद बादल में उपस्थित पानी के अचानक गिरने से होती है। इस दौरान बादल की ऊंचाई ज़मीन से लगभग 12 से 13 किलोमीटर होती है। 1 घंटे के बाद मौसम पूरी तरह से साफ हो जाता है और उस पूरे क्षेत्र में कुछ समय तक वर्षा नहीं होती। मानव निर्मित आपदाएं। भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने में से एक जहरीली गैस मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ, जिसमें लगभग 15,000 से अधिक लोगों की जान गई तथा बहुत सारे लोग शारीरिक अपंगता तथा अंधेपन के शिकार हुए। इसके नकारात्मक प्रभाव आज भी उस क्षेत्र के लोगों में नजर आते हैं। इस दुर्घटना को ही भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। चेरनोबिल हादसा। इस हादसे को मानवीय इतिहास की सबसे बड़ी औद्योगिक दुर्घटना माना जाता है। 26 अप्रैल 1986 में यूक्रेन में हुए इस परमाणु रिएक्टर विस्फोट से फैले विकिरण से
करीब 31 लोगों की मौत तुरंत हो गई, जबकि इस हादसे से करीब आधा यूक्रेन प्रभावित रहा। फुकुशिमा दुर्घटना। जापान में 11 मार्च 2011 को फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर में हुई दुर्घटना तथा इससे हुए विषैले रासायनिक पदार्थों के रिसाव के कारण इस क्षेत्र में करीब सैकड़ों लोगों की मौत हो गई तथा करीब 3,20,000 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। यह जापान की एक बहुत बड़ी दुर्घटना में से एक मानी जाती है। भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन या न्यूनीकरण की युक्तियाँ। नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट मिटिगेशन स्ट्रेटजीज इन इंडिया। आपदाएं प्राकृतिक या मानवीय दोनों प्रकार की हो सकती हैं, परंतु प्रत्येक संकट आपदा भी नहीं होता। आपदाओं और विशेषकर प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण मुश्किल है। इसका बेहतर उपाय करने निवारण की तैयारी करना आवश्यक है। पहले, आपदा से पहले निवारण को प्रबंधन की 3 अवस्थाएं हैं। इसमें पहला है आपदा के से पहले। आपदा के बारे में आंकड़ा और सूचना एकत्र करना, आपदा संभावित क्षेत्रों का मानचित्र तैयार करना और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना। इसके अतिरिक्त संभावित क्षेत्रों में आपदा योजना बनाना, तैयारियां रखना और बचाव का उपाय करना। दूसरा है आपदा के समय। युद्ध स्तर पर बचाव व राहत कार्य जैसे आपदाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को निकालना, आश्रय स्थल निर्माण, राहत कैंप, जल, भोजन व दवाई आपूर्ति। तीसरा है आपदा के पश्चात। प्रभावित लोगों का बचाव और पुनर्वासन, भविष्य में आपदाओं से निपटने के लिए क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना। भारत जैसे देश में जहां 2/3 क्षेत्र और जनसंख्या आपदा सुवेद है, इन उपायों का विशेष महत्व है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान की स्थापना इस दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाए गए सकारात्मक कदमों का उदाहरण है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय आपदा नीति 2009 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान 2016 जारी किया है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। इस अधिनियम से में आपदा को किसी क्षेत्र में घटित एक महाविपत्ति, दुर्घटना, संकट या गंभीर घटना के रूप में परिभाषित किया गया है, जो प्राकृतिक या मानवीय कारणों या दुर्घटना या लापरवाही का परिणाम हो और जिससे बड़े स्तर पर जान की क्षति, पर्यावरण की हानि एवं विनाश हो और जिसके प्राकृतिक या परिमाण प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले मानव समुदाय की सहन क्षमता से परे हो। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में निहित निर्देशानुसार ऊपर से लेकर नीचे तक संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई। अधिनियम में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर आपदा शमन कोष एवं त्वरित कार्रवाई कोष के अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल का प्रावधान है। दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान 2005। इसकी स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत की गई थी। यह देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता निर्माण, प्रशिक्षण, शोध, दस्तावेजीकरण और नीतिगत सुझाव के मामलों में राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान राज्य सरकारों को आपदा प्रबंधन केंद्रों के द्वारा तकनीकी मदद मुहैया करता है, जो राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनिक प्रशिक्षण केंद्र में स्थित होते हैं। तीसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 2005। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) की स्थापना की गई। प्राधिकरण का प्रमुख कार्य आपदा प्रबंधन से संबंधी नीति निर्माण, योजना निर्माण एवं उन्हें मान्यता प्रदान करना है। इसी के साथ राज्यों में भी संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की गई। जिला स्तर पर भी जिला स्तरीय प्रबंधन प्राधिकरण संबंधित जिलों के जिला अधिकारियों की अगुवाई में और जिला परिषदों के सभापतियों की सह अध्यक्षता में काम करेगा। चौथा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वर्ष 2009 में आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय नीति तैयार की, जिसके अनुसार
और उसके उद्देश्य यह हैं: आपदा प्रबंधन को विकास योजना प्रक्रिया की मुख्य धारा से शामिल करना तथा आपदा जोखिमों के निर्धारण, आकलन और निगरानी के लिए कुशल तंत्र सुनिश्चित करना। दूसरा है सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रतिक्रियाशील एवं अचूक संप्रेषण पर आधारित तात्कालिक पूर्वानुमान और शीघ्र चेतावनी संबंधी प्रणालियाँ विकसित करना। तीसरा है अधिक सुरक्षित जीवन सुनिश्चित करने के लिए आपदा प्रतिरोध ढांचे और निवासों का निर्माण करने के अवसर के रूप में पुनर्निर्माण कार्य करना। आपदा प्रबंधन में मीडिया के साथ लाभकारी और सक्रिय भागीदारी को बढ़ावा देना। पांचवा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान 2016। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान से संबंधित सभी पक्षों को ध्यान में रखकर बनाई गई नीति है। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। इसके अंतर्गत सभी सरकारी तंत्रों को एकत्रित कर आपदा को रोकने, कम करने तथा इसके प्रबंधन हेतु आवश्यक कदम उठाने का कार्य किया जाता है। इस प्लान के अंतर्गत आपदा से संबंधित कार्य जैसे चेतावनी देना, सूचनाओं को संचारित करना, औषधि आपूर्ति, परिवहन व्यवस्था, ईंधन की सुगमता सुनिश्चित करना एवं जन माल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने आदि के कार्यों पर विशेष बल दिया जाता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्लान का मुख्य उद्देश्य भारत को आपदा प्रबंधन से लड़ने हेतु सक्षम बनाना एवं राष्ट्रीय आर्थिक, शारीरिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय व्यवस्था को सुदृढ़ रूप प्रदान करना है। इंडिया क्वेक और सागरवाणी। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जुलाई 2017 में इंडिया क्वेक ऐप और सागरवाणी ऐप जारी किया। यह उपयोगकर्ताओं को भूमि और जल पर घटित होने वाली प्राकृतिक आपदाओं के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाएगा। इंडिया क्वेक ऐप इसे राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र (NCS) द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप को भूकंप की घटना घटित होने के पश्चात स्थान, समय और परिणाम जैसे भूकंप पैरामीटरों के स्वतः प्रसार के लिए और भूकंप की घटना की स्थिति में सूचना में विलंब होने से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। सागरवाणी ऐप, इसको पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत ESSO भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र INCOIS द्वारा विकसित किया गया है। यह एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जो महासागर में संबंधित सूचनाओं और परामर्श सेवाओं यथासंभव मत्स्ययन क्षेत्र परामर्श, समुद्र स्थिति पूर्वानुमान, हाई वेव अलर्ट तथा सुनामी की पूर्व चेतावनियों के प्रसार के लिए अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग करता है। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय योजना नेशनल प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय प्रयास निम्नलिखित हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट 1986। 15 जून 1972 में संयुक्त राष्ट्र का प्रथम मानव पर्यावरण सम्मेलन स्वीडन में स्टॉकहोम में संपन्न हुआ। इसी सम्मेलन से प्रभावित होकर भारत सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया। यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक व्यापक अधिनियम है जिसमें पर्यावरण के समस्त विषयों को समाहित किया गया है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण में हानिकारक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना व पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदूषण मुक्त रखने का प्रयत्न करना है। उल्लेखनीय है कि इस अधिनियम में 26 धाराएं तथा 4 अध्याय हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को 19 नवंबर 1986 से संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि तथा उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल तथ्यों के आधार पर संक्षेप में इसके उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन करना। दूसरा, मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों व प्रावधानों को क्रियान्वित करना। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण के लिए सामान्य एवं व्यापक विधि का निर्माण करना। चौथा, मानव, प्राणियों, जीवों व पादप जाति को संकट से संरक्षित करना या बचाना। पाँचवा, विद्यमान कानून व नियमों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरणों का गठन तथा उनके क्रियाकलापों के बीच समन्वय स्थापित करना। छठवां है मानवीय पर्यावरण सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को खतरा उत्पन्न करने या पहुंचाने वाले के लिए दंड प्रावधान करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 एक व्यापक कानून है जिसके तहत
भारत सरकार को पर्यावरण गुणवत्ता मानक निर्धारित करके औद्योगिक क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने, दुर्घटना से बचाव के लिए सुरक्षात्मक उपाय निर्धारित करने तथा हानिकारक तत्वों का निपटान करने, प्रदूषण के मामलों की जांच एवं शोध कार्य करने, प्रभावित क्षेत्र का यथाशीघ्र निरीक्षण करने, प्रयोगशालाओं का निर्माण और सूचना एकत्रित करने के कार्य सौंपे गए हैं। इस कानून की एक प्रमुख विशेषता यह है कि प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से नागरिकों को इस कानून का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्रवाई केस करने का अधिकार प्रदान किया गया। दूसरा, राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान 2008। वर्ष 2008 में भारत में जलवायु परिवर्तन हेतु राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज NAPCC को अपनाया गया, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में सतत विकास का लक्ष्य प्राप्त करना है। इस योजना के आधार के रूप में सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, टिकाऊ कृषि एवं आवास, जल, हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र, वनावरण में वृद्धि व जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति को चुना गया। जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत 8 राष्ट्रीय मिशन चलाए गए। भारत के इन 8 मिशनों के उद्देश्य एवं विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन। राष्ट्रीय सतत कृषि विकास मिशन 2008 का उद्देश्य ऐसी नई किस्मों की फसलों का विकास करना है जो वैश्विक तापमान के प्रभावों से स्वयं को बचा सके तथा जलवायु परिवर्तन का अच्छे ढंग से सामना कर सके। इस मिशन की शुरुआत वर्ष 2008 में हुई। दूसरा है राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा क्षमता मिशन 2009। इसके अंतर्गत नई संस्थागत प्रणालियों को सृजित करने का लक्ष्य है ताकि ऊर्जा दक्ष बाजार का विकास किया जा सके। 24 अगस्त 2009 को इसकी मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत सुपर एफिशिएंट कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तीसरा है राष्ट्रीय सौर मिशन 2010। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा के अंतर्गत सौर ऊर्जा की भागीदारी बढ़ाना तथा परमाणु ऊर्जा, पवन एवं बायोमास ऊर्जा जैसी पुनर्नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की आवश्यकता को महत्व प्रदान करना है। इस मिशन में वर्ष 2020 तक देश में 20,000 मेगावाट और बिजली क्षमता स्थापित करना है। इस मिशन को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन योजना भी बोला जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 2010 में हुई थी। चौथा है रणनीति ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन 2010। जलवायु परिवर्तन में उत्पन्न चुनौतियों का अभिज्ञान और स्वास्थ्य, जनसांख्यिकी प्रभाव, प्रवास और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले समुदायों की उपजीविका के क्षेत्रों में चुनौतियों के प्रत्युत्तर पर ज्ञान का प्रसार करना इस मिशन का उद्देश्य है। पांचवा है राष्ट्रीय वहनीय पर्यावास मिशन 2011। नगरों में वहनीय परिवर्तन, ऊर्जा अनुकूल भवनों और वहनीय अपशिष्ट प्रबंधन का संवर्धन करना इस मिशन का उद्देश्य है। और छठवां है राष्ट्रीय जल मिशन। राष्ट्रीय जल मिशन के अंतर्गत जल के अनुकूलतम प्रयोग हेतु फ्रेमवर्क के विकास के लिए एक नियामक मिशनरी की स्थापना करना है। 6 अप्रैल 2011 को इसकी मंजूरी प्राप्त हुई, जिसमें जल के प्रयोग में 20% जल बचत को बढ़ावा देने का लक्ष्य है। सातवां है राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन 2014। 20 फरवरी 2014 को केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा केंद्र परियोजना के रूप में राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। इसका लक्ष्य भारत के घटते वन क्षेत्र का संरक्षण, पुनर्नवीनीकरण और वन क्षेत्र में वृद्धि करना है। साथ ही अनुकूलतम एवं समन उपायों के द्वारा जलवायु परिवर्तन का सामना करना है। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन की क्रियान्वयन अवधि 10 वर्ष निर्धारित की गई। पूर्वोत्तर के लिए योजना व्यय में 90% खर्च केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन किया जाएगा। शेष सभी राज्यों के लिए केंद्र एवं राज्य खर्च का अनुपात 75-25 होगा। राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन के उद्देश्यों में शामिल है 5 मिलियन वन गैर वहन भूमि पर वन वृक्षाच्छादन में वृद्धि करना और अन्य 5 मिलियन हेक्टेयर में वनाच्छादन की गुणवत्ता में सुधार करना, कुल 10 मिलियन हेक्टेयर। उपरोक्त 10 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र के प्रबंधन के परिणाम स्वरूप जैव विविधता, जल विज्ञान संबंधी सेवाओं और
कार्बन पृथक्करण समेत पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में सुधार करना, वन में और इसके आसपास रहने वाले 3 मिलियन परिवारों की वन आधारित आजीविका आय में वृद्धि करना, वर्ष 2020 में वार्षिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पृथक्करण में 50 से 60 मिलियन टन की वृद्धि करना, और 8वां है राष्ट्रीय हिमालयी पारिस्थितिकी संवर्धन मिशन 2014। इस मिशन के अंतर्गत हिमालयी हिमनदों पर मतलब ग्लेशियरों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का अनुमान लगाने तथा पर्वतीय पारिस्थितिकी को संतुलित करने के उद्देश्य से हिमालयी पर्यावरण के लिए निगरानी प्रणाली की स्थापना की जाएगी। 18 फरवरी 2014 को इस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई। जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास समझौते। पहला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ओजोन परत के क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा में अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सम्मेलन हुआ। इसके तहत क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्पादन करने, अगले 10 वर्षों में कटौती करने तथा हैलोजन गैस के उत्पादन को पूर्णतः समाप्त करने पर सहमति बनी थी। यह समझौता 1989 से प्रभाव में आया। दूसरा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, रियो सम्मेलन 1992। पृथ्वी तथा उसके पर्यावरण की सुरक्षा एवं पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखने के लिए तथा जैव विविधता को समृद्ध करने के लिए ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में सम्मिलित देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्रवाई एजेंडा 21 स्वीकृत किया। इस सम्मेलन में वैश्विक सुरक्षा कोष बनाया गया जो ग्लोबल वार्मिंग को रोकने, जैव विविधता संरक्षण एवं अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधनों के प्रदूषण नियंत्रण में सहयोग देगा। तीसरा है जैव विविधता अभिसमय 1992। यह संधि वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुए पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान 171 देशों द्वारा हस्ताक्षरित कर की गई थी। यह संधि 29 दिसंबर 1993 में प्रभावी हो गई। इस संधि में यह सहमति बनी कि जीव और पेड़ पौधे उस देश की संपत्ति माने जाएंगे जिस देश में ये होते हैं, तथा यदि उन्हें किसी दूसरे देश में ले जाकर उसे नया उत्पाद विकसित किया जाए तो उसके मूल देश को उसकी क्षतिपूर्ति दी जानी चाहिए। इस संधि का दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा यह था कि जो देश किसी अन्य देश की आनुवंशिक संसाधन उपलब्ध कराता है, उसके जैविक संसाधन पर अन्य देश द्वारा विकसित की गई तकनीकी का लाभ भी दिया जाना चाहिए। इस संबंध में प्रत्येक 2 वर्ष में महाधिवेशन बुलाया जाता है जो महत्वपूर्ण मुद्दों पर निर्णय लेने वाली प्रमुख इकाई है। अभी तक इसके कुल 13 महाधिवेशन हो चुके हैं जिन्हें कॉप कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज कहते हैं। चौथा है क्योटो प्रोटोकॉल 1997। जलवायु परिवर्तन पर चली लंबी बहस के बाद जापान के क्योटो शहर में 11 दिसंबर 1997 को हुई UNFCCC के तहत तीसरे सम्मेलन में क्योटो प्रोटोकॉल को स्वीकार किया गया। क्योटो प्रोटोकॉल एक कानूनी बाध्यकारी समझौता था जो 16 फरवरी 2005 को प्रभावी हुआ और इसकी प्रथम प्रतिबद्धता वर्ष 2012 में समाप्त हो गई। इस संधि के अंतर्गत शामिल 37 विकसित देशों के सामूहिक रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को वर्ष 1990 के स्तर पर लाने के लिए वर्ष 2008 से वर्ष 2012 तक 5.2% कटौती करने का प्रावधान रखा गया था। इसकी द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि जनवरी 2013 से प्रारंभ हुई तथा दिसंबर 2020 में समाप्त हो गई। क्योटो प्रोटोकॉल में एनेक्स 1 देशों द्वारा उत्सर्जित निम्न 6 ग्रीन हाउस गैसों को शामिल किया गया: कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड। भारत ने अगस्त 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल का अनुमोदन किया। पांचवा है रियो 2012, रियो +20 2012। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित
UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के 20 वर्षों बाद 13 से 22 जून 2012 के मध्य ब्राज़ील के इस शहर में Rio+20 का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन को UNCSD यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा गया है। Rio+20 सम्मेलन में जिन 3 बिंदुओं को महत्व दिया गया है वे हैं सतत विकास के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति, निर्णयों को मानने तथा उसे लागू करने के अंतर को कम करना, नई तथा तेज़ी से उभरती चुनौतियों का सामना करना। छठवां है लीमा सम्मेलन। इसे COP20 2014 कहते हैं। पेरू की राजधानी लीमा में जलवायु सम्मेलन के 1 से 14 दिसंबर 2014 को आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में 194 देशों ने वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में कटौती के राष्ट्रीय संकल्पों के लिए आम सहमति वाला प्रारूप स्वीकार कर लिया। इससे वर्ष 2015 में पेरिस में प्रस्तावित जलवायु सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन में कटौती के लिए किए जाने वाले बाध्यकारी समझौते की राह प्रशस्त हो गई। इस समझौते को जलवायु कार्रवाई का लीमा आह्वान नाम दिया गया है। समझौते में भारत एवं विकासशील देशों ने आह्वान पर विभेदीकृत जलवायु कार्रवाई उपायों के लिए अदायगी करने की उनकी क्षमता के आधार पर देशों को श्रेणीबद्ध करने के लिए अलग से पैराग्राफ जोड़ा गया है। सातवां है पेरिस सम्मेलन COP21 2015। फ्रांस की राजधानी पेरिस में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में 21वें COP के 21वें दौर की वार्ता का आयोजन 30 नवंबर से 11 दिसंबर 2015 के मध्य किया गया। इसके अंतर्गत धरती के बढ़ते तापमान तथा कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने वाले इस समझौते को 196 देशों ने स्वीकार किया है। इस समझौते के अंतर्गत पूर्व औद्योगिक युग की तुलना में इस शताब्दी की वैश्विक तापमान वृद्धि को 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखना तय किया गया है। इसके अतिरिक्त जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने में देशों को क्षमतावान बनाने का भी लक्ष्य तय किया गया है। इस सम्मेलन के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर बल दिया गया। पहला, तापमान वृद्धि दर को अंकुश में रखने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु कार्बन उत्सर्जन में तीव्र कमी, पारदर्शी प्रणाली एवं सर्वेक्षण जलवायु कार्रवाई लेखांकन। दूसरा है अनुकूलन जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने हेतु क्षमता विस्तार। तीसरा, नुकसान क्षति जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव से उबरने हेतु क्षमता निर्माण। चौथा है सहयोग स्वच्छता हेतु वित्तीय सहयोग। नोट: भारत 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौतों पर हस्ताक्षर करने वाला 62वां देश बना। उल्लेखनीय है कि 4 नवंबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौता अंतर्राष्ट्रीय कानून बन गया। 8 अंतर्राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा सहयोग मंच 2015। पेरिस सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय और सौर ऊर्जा मंच की घोषणा की गई तथा सौर सहयोग हेतु सौर प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयोग हेतु अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरनेशनल एजेंसी फॉर सोलर टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन IASTA की शुरुआत की गई। IASTA का मुख्यालय भारत गुरुग्राम में होगा। यह सौर ऊर्जा के लिए अनुकूल 121 देशों का संगठन है। इसकी शुरुआत 30 नवंबर 2015 को भारत एवं फ्रांस ने मिलकर $400 मिलियन के लक्ष्य वाली इस संस्था में भारतीय हिस्सेदारी $30 मिलियन की होगी। वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट नवीकरण ऊर्जा उत्पादन के भारतीय लक्ष्य के आलोक में यह एजेंसी भारत हेतु महत्वपूर्ण है। दूसरा है मराकेश सम्मेलन COP22 2016। मोरक्को के शहर मराकेश में संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के 22वें COP22 दौर की वार्ता का आयोजन 7 से 18 नवंबर 2016 के मध्य आयोजित किया गया। इसमें करीब 200 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित हैं। यह COP22 के
साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल के पक्षकारों के सम्मेलन का 12वां सत्र था। इसके अंतर्गत वर्ष 2020 में पेरिस जलवायु समझौते को हर हाल में लागू करने का आह्वान किया गया। यहाँ पेरिस जलवायु समझौते के अनुमोदनकर्ता लगभग 100 पक्षकारों का प्रथम सत्र CMA-1 अलग से संपन्न हुआ। इस सम्मेलन के दौरान पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को रोकने के लिए उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ सभी पक्षों ने कार्य करने की सहमति जताई। 10वां है बॉन सम्मेलन COP23 2017। जर्मनी के शहर बॉन में यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क के कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के 23वें COP23 दौर की वार्ता का आयोजन 6 से लेकर 17 नवंबर 2017 के मध्य किया गया। इस सम्मेलन में संबंधित कुछ प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं। यह COP23 के साथ साथ क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते के पक्षकारों के सम्मेलन का क्रमशः CMP 13वां और CMA 2 था। सम्मेलन में वर्ष 2020 पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने पर बल दिया गया। सम्मेलन में एक महत्वपूर्ण प्रगति टलानुआ वार्ता के रूप में हुई, जिसके तहत यह सहमति व्यक्त की गई कि वर्ष 2018 तथा वर्ष 2019 में आयोजित किए जाने वाले 2 जलवायु सम्मेलनों में विशेष स्टॉक टेकिंग सत्र होंगे, जिसमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के संबंध में उठाई जा रही पहलों की समीक्षा की जाएगी। 11वां पोलैंड सम्मेलन COP24 2018। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 24वें सत्र का आयोजन 2 से 15 दिसंबर तक पोलैंड में काटोविस में किया गया। इस सम्मेलन में 3 मुख्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। पेरिस समझौता के कार्यान्वयन के लिए दिशा निर्देशों व तैयारियों को अंतिम रूप देना। दूसरा, सुविधा प्रदान करने वाले तलानुआ संवाद 2018 का समापन। 2020 से पूर्व उठाए जाने वाले कदमों का कार्यान्वयन एवं महत्वाकांक्षाओं का सर्वेक्षण। भारत ने पेरिस समझौते को कार्यान्वित करने के साथ COP24 में प्रतिबद्धता एवं नेतृत्व को जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देने के लिए सामूहिक रूप से कार्य करने की भावना प्रदर्शित की। 12वां है मैड्रिड सम्मेलन COP25 2019। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क के अंतर्गत शीर्ष निकाय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के 25वें सत्र का आयोजन 2 से 13 दिसंबर 2019 तक स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुआ। यह सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के एजेंडे से शामिल महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में बिना किसी निर्णय के समाप्त हो गया। इस सम्मेलन में उन गरीबों देशों की मदद करने के लिए एक घोषणा का समर्थन किया गया जो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से जूझ रहे हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए किसी धन का आवंटन नहीं किया गया। COP25 की अंतिम घोषणा में 2015 के ऐतिहासिक पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप पृथ्वी पर वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी ग्रीनहाउस गैसों की कटौती के लिए तत्काल आवश्यकता का आह्वान किया गया। जलवायु परिवर्तन संबंधी अन्य प्रयास। अदर इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के उपायों के अंतर्गत ऐसे उपाय सम्मिलित हैं जो दीर्घकाल में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों एवं दुष्प्रभावों को गहनता को कम करने में सहायक हो सकें। इसके अंतर्गत मानव जनित ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करना भी शामिल है। साथ ही वनीकरण व जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का प्रबंधन शामिल है। जलवायु परिवर्तन को कम करने के उपाय निम्नलिखित हैं। कार्बन पृथक्करण। कार्बन पृथक्करण वातावरण में कार्बन को दूर करने तथा उसे एक भंडार गृह में जमा करने की प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त यह ग्रीन हाउस गैसों के वायुमंडलीय तथा समुद्री संचयन की गति को धीमा करने का एक तरीका है। कार्बन डाइऑक्साइड प्राकृतिक रूप से जैविक, रासायनिक या भौतिक प्रतिक्रियाओं के माध्यम से वातावरण से पृथक होती है, लेकिन कई बार यह पृथक्करण पूरी तरह से कृत्रिम तरीका अपनाकर किया जाता है। दूसरा है कार्बन ऑफसेट। कार्बन ऑफसेट से तात्पर्य कार्बन डाइऑक्साइड अथवा इसके सामने किसी अन्य ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के लिए मीट्रिक टन में कमी से है। कार्बन ऑफसेट के मापन से कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट C2E और 6 प्राथमिक हरित गृह गैसों को मीट्रिक टन में मापा जाता है। 6 हरित गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, CO2,
मीथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, परफ्लोरोकार्बन PFCS, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCS तथा सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 सम्मिलित है। तीसरा है कार्बन टैक्स। यह एक प्रकार का कार्बन कर है जो कार्बन उत्सर्जन पर लगता है। यह उस कार्बन का मूल्य है जो कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जैसे हाइड्रोकार्बन ईंधन के जलने से उत्सर्जित होता है। इस टैक्स के साथ दो अन्य कर भी संबंधित हैं। पहला उत्सर्जन कर और दूसरा ऊर्जा कर। उत्सर्जन कर जहां प्रत्येक टन ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन पर लगने वाला टैक्स है, वहीं ऊर्जा कर ऊर्जा से संबंधित वस्तुओं पर लगने वाला टैक्स है। चौथा है कार्बन उधार या कार्बन क्रेडिट। क्योटो प्रोटोकॉल के पश्चात कार्बन क्रेडिट की अवधारणा अस्तित्व में आई। इसके अंतर्गत क्योटो प्रोटोकॉल के आधार पर विकसित देशों को ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को सीमित करने के निम्न कदम उठाने होंगे। वास्तविक हानिकारक गैसों का उत्सर्जन क्योटो समझौते की सीमा के अनुसार होना चाहिए। प्रत्येक देश जो हानिकारक गैस का उत्सर्जन निर्धारित सीमा से कम करेगा, उसको कार्बन उधार कार्बन क्रेडिट के सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। इस हानिकारक गैस में जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा ओजोन सम्मिलित हैं। पाँचवा है कार्बन चिन्ह। कार्बन चिन्ह मानव क्रियाकलापों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाता है। इसका एक विशेष विधि से आकलन किया जाता है। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में प्रचुर मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासित करता रहता है और इस कार्बन के निशान धरती पर छोड़ता रहता है। ग्रीन हाउस गैसों से प्रति व्यक्ति या प्रति इकाई उत्सर्जन की मात्रा को उस व्यक्ति या औद्योगिक इकाई का कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। कार्बन फुटप्रिंट की माप करने के लिए लाइफ साइकिल असेसमेंट विधि का प्रयोग किया जाता है। जलवायु परिवर्तन संबंधी समस्याएं। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। जलवायु पर संयुक्त फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी संधि है। यह जून 1992 में रियो डी जेनेरो में होने वाले पृथ्वी सम्मेलन के दौरान मूर्त रूप में आई थी। इस संधि का प्रमुख उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों के भयंकर स्तर को रोककर जलवायु परिवर्तन में मानवीय हस्तक्षेप को रोकना है। वर्ष 2011 तक इस संधि पर विश्व के 194 देशों ने सहमति प्रदान की। इस संधि 21 मार्च 1994 से लागू की गई। इसकी पहली बैठक वर्ष 1995 में बर्लिन में हुई थी। तब से लेकर वर्ष 2015 के पेरिस सम्मेलन तक कुल 21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की बैठक हो चुकी है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का 22वां सम्मेलन नवंबर 2016 में मराकेश में आयोजित हुआ। वहीं सम्मेलन का 23वां सत्र नवंबर 2017 बॉन में तथा 2024वां सत्र आयोजन दिसंबर 2018 में पोलैंड में कोटोविस में तथा 25वां सत्र का आयोजन स्पेन में मैड्रिड में हुआ। जलवायु का स्वच्छ वायु गठबंधन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, काला कार्बन तथा मीथेन आदि को नियंत्रित करने से संबंधित है। जलवायु परिवर्तन पर विश्व बैंक की रिपोर्ट। विश्व बैंक ने नवंबर 2014 में जलवायु रिपोर्ट पर टर्न डाउन द हीट, कन्फ्रंट द न्यू क्लाइमेट नॉर्मल नाम का एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें उसने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन विश्व भर में गरीबी को घटाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को कमज़ोर कर सकता है। इस में मुख्य बिंदु निम्न हैं। तापमान में तेज़ी से वृद्धि के कारण कई क्षेत्रों में फसलों के उत्पादन तथा जल आपूर्ति में भारी कमी आएगी। तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि ब्राज़ील की सोयाबीन फसल का उत्पादन 70% कम कर सकती है। पिघलते ग्लेशियर एंडीज के आसपास के शहरों के लिए खतरा बन सकते हैं और पश्चिमी तट पर रहने वाले समुदायों की मत्स्य आपूर्ति क्षीण हो सकती है। किसी ठोस कार्रवाई के अभाव में संभावित खतरा यह है कि औसत वैश्विक तापमान में इस शताब्दी के अंत तक 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस प्रकार यहाँ पर हमारा यह यूनिट समाप्त होता है, जिसके क्वेश्चन हम बाद में डिस्कस करेंगे।